हमारे मोदी जी सुनेंगे, जो मन की बात करते हैं तो वो हमारे मन की बात क्यों नहीं सुनते मजदूरों की? हम भी तो मजदूर हैं। वो सबको बोलते हैं, मीडिया में सब जगह बोलते हैं मन की बात, तो मन की बात सुने ना कि उनकी ये पब्लिक भूखी बैठी हुई है, हम भी तो उनको वोट देते हैं। वो वोट कहाँ जाता है हमारा? ये नहीं करा आप मर जाओ। मैं लड़ाई हमारे मर चुके इसी चक्कर में। जनता ही राजा है लोकतंत्र में, लेकिन वही जनता तो रोड पे खड़ी है लाखों की तादाद में। ये आप ही नहीं, बहुत लोग खड़े हैं। कौन किसकी सुन रहा है पता नहीं होती। मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसमें से 4 को बाहर कर देंगे ना, अगले दिन ही आपको दरी खाली मिलेगी। सर जिस दिन बाहर करेंगे ना, नौकरी जाती है तो जाए, नौकरी जाती है तो जाए। जो इनाम ले रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री जी इनाम दे रहे हैं और ये इनाम ले रहे हैं, इनको एक बार भी सोचना चाहिए। मौजूदा वक्त में एक बड़ा गेम चला जाता है किसी भी विरोध की आवाज को दबाने के लिए। आपके आपस में ही फूट करा दी जाती होगी। या वो सीएम साहब हो या वो पीएम साहब हो, वो पब्लिक ही बिठाती है और पब्लिक ही गिरा देती है। जनता रोड पे है, लेकिन जनता को जिसको दिखाना है वो गायब है। मैं बात कर रहा हूँ इस देश में चौथा स्तंभ, जब यही जंतर मंतर हुआ करता था और जंतर मंतर पे अगर एक आदमी भी कोई आवाज़ लगाता था तो यही मीडिया जो तथाकथित आज के वक्त में गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है, वो दिखाते थे। सर धरना हमारा चल रहा है 12 अगस्त से। 12 अगस्त पिछले साल से? 12 अगस्त 2021 से। 12 अगस्त 2021 को हमने 3rd फ्लोर पे किया था। उसके बाद फिर हमने VIP लिफ्ट के पास किया। उसके बाद फिर हमारे ने गेट नंबर 1 पे किया। गेट नंबर 1 से भी फिर हमारे को खदेड़ कर यहाँ जंतर मंतर भेज दिया गया। नहीं, सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि साल भर से ये लगे हुए धरने में कोई सुनवाई हुई अभी तक? नहीं सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस देश में इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये थी कि जहाँ पे जिसको गद्दी मिलना, हम कह सकते हैं इस प्रजातंत्र में जिसको गद्दी मिलती है वो जनता के वोट से डरे। मकसद ये था इस लोकतंत्र का। लेकिन इस वक्त में और वो हालात चल रहे हैं कि जिनको गद्दी मिल जाती है उनको जनता की वोट की परवाह नहीं होती है। आखिर आप लोगों का डिमांड क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पहले देखिए सर, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि हमारे यहाँ 45 RMR कर्मचारी हैं। ठीक है सर, उनको 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती कट कटा के। अच्छा, अब आप सोच सकते हो कि 12.5-13 हज़ार में एक कर्मचारी या कोई भी परिवार कैसे अपना गुजारा कर लेगा। बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी है, किराए पे रहते हैं, प्लस आना जाना भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा तब से हम अपनी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं यहाँ बैठ के कि भाई हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हमारी हमारा यहाँ पे एक NDMC के अंदर 6 साल का रेजोल्यूशन है कि 6 साल अगर RMR पे अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक पक्के हो जाते हैं। तो 15-15, 20-20 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। हम उसी डिमांड को अपनी पूरा करवाने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर है भोजन अवकाश में बैठते हैं। अभी आप जो बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे संविदा पे बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो इसी मुद्दे पे और भी लोग विरोध कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हमको पक्का किया जाए। कई सारे धरने यहाँ भी होते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे भी होते रहते हैं। अब तो सरकार ने एक तरह से सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे ही कर दिया है, तो किस उम्मीद से आप चिल्ला रहे हैं? मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। क्योंकि जब सेना में भी देखिए 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, नेताजी 5 साल के लिए MLA MP जरूर बनेंगे, उनका 1 साल कम नहीं हो सकता। और 5 साल बनने के बाद उनको पेंशन, फ्री का राशन, सब कुछ भी मिलता रहे, वो आपके पैसे से। आप नमक भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो। आप लोग इधर आइए, आप लोग इस धूप में खड़े हैं, जो लड़ाई आप लड़ रही हैं 1 साल तो हो गया, क्या लगता है आपको कि? हम तो प्रशासन पे उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हमारा काम होगा जी, क्योंकि हमारे 2020 में हमारे को पक्का मान लिया गया है, खाली हमारे ऑर्डर रह गए हैं। मान लो क्या गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों को 45-45, 40 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, तो हम जो 12 हज़ार में काम कर दे रहे हैं वो कर लेंगे प्राइवेट वाले इतना काम, या मशीनें कर लेंगी ये वाला काम जो हम लोग हाथों से करके देते हैं। आज नंबर 1 पे हमारी NDMC बिल्डिंग नंबर 1 पे आती है, स्मार्ट सिटी में सबसे आगे चल रही है, क्योंकि हम काम करके दे रहे हैं। कैसे करेंगे ये परमानेंट, क्योंकि इनके पास तो ना फंड है ना कुछ भी है। सर पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आपने संविदा की बात करी है, संविदा में और RMR में दिन रात का अंतर है सर। ठीक है, समझना चाहूँगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। क्योंकि जो संविदा है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो हमारे NDMC में भी बहुत सारे कर्मचारी हैं ऐसे। संविदा एक अलग चीज़ है सर, और ये RMR एक अलग चीज़ है। ठीक है। और ऑन पेपर 4/8/2020 से 4/8/2020 से इनको परमानेंट मान भी लिया गया है, ऑन पेपर काउंसिल में पास भी हो चुका है। लेकिन
ऑर्डर देने में प्रशासन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमने तुम्हारी फाइल एमएचए में भेजी हुई है, एमएचए में भेजी हुई है। अरे भाई इतने साल से एनडीएमसी चल रही है, 27 साल की नौकरी तो मेरी भी होगी। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कोई फाइल एमएचए में गई हो किसी अप्रूवल के लिए। जब एनडीएमसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, हमारे यहाँ काउंसिल में 13 मेंबर होते हैं, जब 13 मेंबर यहाँ पर बैठे हैं तो जो भी डिसीजन होता है वो हमारा काउंसिल में होता है। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब अशोक जी आप भी बताइएगा कि न्यूनतम मजदूरी कितनी है दिल्ली में? वो तो मुझे लगता है कि न्यूनतम मजदूरी भी आप लोगों को नहीं मिल रही है जो मिलना नहीं मिल रहा चाहिए। सर, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा अगर है। हम मजदूरी की बात करें तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है आप लोगों नहीं को। जी, किसी को 12,000 रुपए, किसी को भी न्यूनतम कुछ मजदूरी नहीं भी मिल नहीं रहा है। सर, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। उसका आधा मिल रहा है ऑलमोस्ट आप लोगों को। बहुत आधा मिल रहा तो है। 90 रुपए का सरसों तेल 200 रुपए का हो गया तो 12,000 में खा लोगे आप? तो अब यही आप जो बैठे हुए हैं महकमे में और जो पार्टी में बैठे हुए हैं लोग, उनको तो मिल रहा होगा पार्टी से, क्योंकि उनकी तो पेंशन है, एमएलए की, निगम पार्षद की, और जो भी हैं उनको तो मिल रही है सारी पेंशन। हमें तो पेंशन भी नहीं है, हमारा ही हक नहीं मिल रहा। जो आराम आ रहा है, जो परमानेंट बन चुके हैं 2020 से, वही हमें ऑर्डर नहीं दिए जा रहे, वही हमारा हक नहीं दिया जा रहा। 2 साल का एरियल और हमारे को परमानेंट का लेटर। हमारा बस यही लड़ाई है हमारे इससे एनडीएमसी से और प्रशासन से। जो अब हर बारी क्या हो जाता है, कोई ना कोई आता है ऊपर अपने वो बनवाते हैं, ऑर्डर करवाते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले जाते हैं। यहाँ से अभी 4 जने चले गए हमारे जो पहले सेक्रेटरी थे, 4 सेक्रेटरी हमारे बीच में से चले गए। नहीं, वो चले गए, छोड़ दिए। मगर हमारा आराम का जो काम का जो हमारा आराम का जो वो वहीं का वहीं रुका पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतने तो समझदार होंगे। सरकार पेंशन खत्म कर रही है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए रखना चाहती है कि इसको जो भी उससे जुड़े हुए सुविधाएं लोगों को मिलती है उनको ना देना पड़े। मकसद ये है कि इनके पास फंड नहीं है। सेना में लाखों पद खाली थे, अब ये उस पर भी 4 साल के लिए करें। मैं उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ। जब इनके पास फंड ही नहीं है तो 12,000 वाले को 50,000 देने कैसे ही आपका फाइल पास कर देंगे? सच्चाई तो यही है, सबको समझना पड़ेगा। इनके पास जब बजट ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे मंत्री संतरी जी का, नेताजी का जो पहले से परमानेंट तौर पे बैठे हुए हैं, उनका जो खर्चा चल रहा है वो आपके टैक्स से चल रहा है। वो टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। आपको 12,000 में जिंदा रहना पड़ेगा, लेकिन आपको परमानेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए बजट नहीं है इनके पास। नहीं सर, हमारे एनडीएमसी में बजट है ना सर, क्यों नहीं है? अभी एनडीएमसी नंबर 1 पे आई है, 541 करोड़ के आसपास उनका फायदा हुआ है। तो वो कहाँ से हो गया? राजस्व कहाँ से आ रहा है? वो यही यार हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके सारा कमा के देते हैं। तो बजट है हमारे एनडीएमसी के अंदर। तो ये नहीं कि पैसे सवाल आप पूछो ना, कर क्यों नहीं रहे हो? जो आप कहते हो पेपर में ऑलरेडी परमानेंट हो चुके हैं, तो फिर किया क्यों नहीं जा रहा? क्या एरियर जोड़ के देंगे? 2008 से आप 2008 से कह रहे हो ना परमानेंट हो, 20 से परमानेंट कर रहे हो ना, तो 2 साल का एरियर जोड़ के सब कुछ जोड़ के मिलना चाहिए ना आप लोगों को। मिलना चाहिए सर। हमारी उसी की तो लड़ाई हो रही है कि मेरे परमानेंट करो और हमारे को एरियर दो। यही तो लड़ाई हमारी चल रही है। अब प्रशासन बार बार एक ही बात कहते हैं कि भाई हमारी फाइल एमएचए में गई हुई है, एमएचए से आएगी तब हम कुछ करेंगे। तो एमएचए से तो फाइल वो आएगी नहीं, क्योंकि आरआर बनने के लिए गई है एमटीएस के वो, और पूरे देश के आरआर बनने हैं उसमें। एक सिर्फ एनडीएमसी ही नहीं है कि सिर्फ एनडीएमसी के आरआर के लिए गई है। हमने ये भी कहा कि 1 टाइम रिलैक्सेशन देके आपने ग्रुप डी में पक्के कर दीजिए, जिसकी काबिलियत होगी, जो पढ़ा लिखा होगा वो टाइप टेस्ट दे के या टेस्ट दे के, जैसे भी होता है, जैसे पास्ट में होता आ रहा है वैसे अपना ग्रुप सी में चले जाएंगे। लेकिन अभी तो इनको करो ना, क्योंकि ये तो आरएमआर है, रेगुलर मस्ट्रोल है। तो मौजूदा वक्त में एक बड़ा गेम चला जाता है किसी भी विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए, आपके आपस में ही फूट करा दी जाती होगी। सर बिल्कुल हो रहा है ये तो। पहले हमारा धरना बहुत अच्छा चल रहा था फरवरी में, कम से कम भी 2-2.5 हज़ार बंदे थे। तो और लोग दूसरे यूनियन के बंदे आए, 23 यूनियन और थी, उन्होंने आके सारा ये हमारा वो करवा दिया। आप लोगों में से 4-6 को बुला के वो कहते हैं ये तो खुश है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों धरना कर रहे हो? बस वो 23 यूनियन वालों ने ये हमारा तो तरीका है, ये आपका विरोध नहीं, चाहे वो किसानों का विरोध देख लीजिए उतना बड़ा। आप जिस विरोध में डटे हुए हैं, कितने लोग हैं आपके? टोटल तो 4500 कर्मचारी हैं हमारे। 4500 है ना? हाँ जी। लाखों किसान डटे हुए थे ना। आज तक भारत के इतिहास में कितने भी आंदोलन हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एनएच बंद कर दे साल भर के लिए, वो किसान किया ना उन्होंने। तो आज के रेट में जो लड़ाई है उसका जो आप सोचेंगे, इतनी आसान लड़ाई एक भी नहीं है। आपके 4500 में से 2000 लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, आप अगर 200 लोग भी इकट्ठे हो रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि सुनेगा कौन आपकी? क्योंकि आज के वक्त में सुनाने के लिए ये तरीका आपका चलने वाला नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। हमारे मोदी जी सुनेंगे, जो मन की बात करते हैं, तो वो हमारे मन की बात क्यों नहीं सुनते मजदूरों की? हम भी तो मजदूर हैं। वो सबको बोलते हैं, मीडिया में सब जगह बोलते हैं मन की बात, तो मन की बात सुने ना कि उनकी ये पब्लिक भूखी बैठी हुई है। हम भी तो उनको वोट देते हैं, वो वोट कहाँ जाता है हमारा? आगे वो हमारे पब्लिक के बीच में तो आएंगे ना, हम ही तो जितवाएंगे ना उनको। जो आज उनके सांसद बैठे हुए हैं, एमएलए बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, या वो सीएम साहब हो या वो पीएम साहब हो, वो पब्लिक ही बिठाती है और पब्लिक ही गिरा देती है। आज अगर पब्लिक के पेट की पड़ेगी ना, तो पता नहीं उनको कहाँ से कहाँ चुकाना पड़ जाएगा। कहाँ डर लगता है किसी को पब्लिक से?
कहाँ डर लगता डरना है? चाहिए, परमात्मा से डरना चाहिए। वो परमात्मा कभी भी जब लेता देता है तो छप्पर फाड़ के देता, लेता है तो बहुत बुरी तरह से लेता है। लोकतंत्र में परमात्मा एक ही है, जो आत्मा वाले आप खड़े हैं ना, लोकतंत्र के परमात्मा वही थे, अब नहीं है। अब अगर आप जनता ही राजा है लोकतंत्र में, लेकिन वही जनता तो रोड पे खड़ी है, लाखों की तादाद में। ये आप ही नहीं, बहुत लोग खड़े हैं, कौन किसकी सुन रहा है? सर वही मैं बोल रही हूँ। 50 साल उम्र हो गया हमारा, 50 साल खुद उम्र हो गया। हम इतने कर्जे में गिरे हुए हैं, हमारा 2 लाख रुपया के लगभग कर्जा हो चुका है। ना घर जा पाते हैं, ना हम एनडीएमसी में नौकरी कर पाते हैं। फिर भी एनडीएमसी में आज जो इनाम ले रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री जी इनाम दे रहे हैं, और ये इनाम ले रहे हैं, इनको एक बार भी सोचना चाहिए कि आरएमआर जिसने हमें इनाम दिलाया है वो आरएमआर कर्मचारी के लिए एक बार प्रधानमंत्री जी से बात उनको करनी चाहिए कि हमें इन आरएमआर कर्मचारियों को पक्का कराया जाए जिसने हमें ये इनाम दिलाया है। लेकिन ये बातें आज तक एक बार किसी ने नहीं कहा, ना तो हमारे चेयरमैन साहब ने बोला, ना तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला, ना तो हमारे प्रशासन ने, ना तो हमारे मेंबर ने, किसी ने नहीं। देखिए इनकी भी उम्र 50 साल से लगभग है। लेकिन 18 साल मुझको भी हो गए यहाँ। शांति पथ रोड पे ऐसे धूप में हम ऐसे अपनी जी जान से लड़ते हैं, और जब हमारी स्मार्ट आती है ना दिल्ली, तो सब अधिकारी लोग भूल जाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारी लोगों को। कैसे हम टाइम काट रहे हैं, कैसे अपना वो कर रहे हैं जी गुजारा। अभी सर थोड़े दिन पहले पता क्या हुआ था कि यहाँ तो तूफान आया था दिल्ली में, हाँ। और इतने बड़े बड़े पेड़ टूट के गिर गए थे। यहाँ बेचारे लोगों ने, इस तरह भी आरएमआर कर्मचारी दिन रात एक करके फिर इन लोगों उनको को काटा है। शर्म नहीं है। किसी के हाथ में लग गया, किसी के पैर में लग गया, उसके बाद ही प्रशासन ने किसी का कुछ नहीं पूछा आज तक कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको सर मैंने बड़ी उदाहरण है। दिया ना, 750 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते। तो सर मतलब अगर क्या आप हम भी बच मर गए, जाएं यहाँ अगर पर? आप विरोध मैं लगभग ये यही नहीं रहा कह रहा आप सर, मर जाओ, क्योंकि हमारे 250 मर चुके मैं लड़ाई का कर्मचारी हमारे मर चुके इसी चक्कर में। आर्थिक तंगी से, ना तो कोई पैसे की प्रॉब्लम है भाई, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ना कोई ये मेडिकल सुविधा है, तो जाएगा कहाँ कर्मचारी? भाई मेडिकल सुविधा तो दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है मेरा अशोक जी कि जिस विरोध की आवाज को दबाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, आप में से 4 को निकाल के बाहर फेंक देंगे, सब आदमी काम पे पहुंच लोगे 2 मिनट में, जितने यहाँ बैठे हुए सब पहुंच लोगे। वो एकता नहीं होती। मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसमें से 4 को बाहर कर देंगे ना, अगले दिन ही आपको दरी खाली मिलेगी। सर जिस दिन बाहर करेंगे ना, नौकरी जाती है तो जाए, नौकरी जाती है तो जाए, मगर हम भी अपने ऐसा करके दिखाएंगे, निशानी छोड़ के जाएंगे इस एनडीएमसी के अंदर। हम लोग नहीं रुकेंगे सर, क्योंकि अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमें कहीं बाहर भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब हमारा दांत भी सारा पूरा टूट गया, हमारा कान भी अब कमजोर हो गया, अब हम खुद कमजोर है। ये सब हमारे बच्चे रोड पे हैं। ये सब निशानी मंत्री बनने के हैं। अब आप मंत्री बनने की प्रक्रिया में पहुंच चुके हो। मंत्री, और हमें उससे मतलब, हम कोई नेतागिरी से हमें मतलब, हमें रोजी रोटी चाहिए। हमारे देश ऐसे ही लोग ये चलाते देखिए, हैं। यहाँ राजनीति मत कीजिए सर प्लीज। ये हमारे 4,500 आरएमआर कर्मचारी की मामला भविष्य की है, और हमारा काम हुआ पड़ा है, और हमारा काम को हुआ पड़ा। सिर्फ इनको सिर्फ क्या करना है, हमें बांटना है, लेटर बांटना है कि अब आप लोग नौकरी पे जाओ, परमानेंट आप लोग को अब मेडिकल लेटर देना है। हमारा काम तो हुआ पड़ा है। नहीं, लेटर जिसको बांटना है वो नहीं बांट रहा है, ऐसी बात है। उसको आदेश आएगा, उसको जब लेटर आएगा तब तो आपको लेटर मिलेगा ना। नहीं, लेटर तो हमें जो है बीजेपी देगी, क्योंकि बीजेपी के हाथ में ये मामला, हमारा गृह मंत्रालय में ये मामला है। और मैं गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो हमसे गलती भी हुई है तो उसे क्षमा करें, और हमारे 4,500 आरएमआर कर्मचारी को भविष्य जो अंधकार में है उसके अंधकार को दूर करें। मैं यही उनसे चाहता हूँ। आप ईमानदारी से सोच के देखिए कि क्या 12,000 में ये सब ऐसे लोग खड़े हैं जिनके मिनिमम 1-2 बच्चे तो सबके होंगे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कोई स्कूलिंग हाई स्कूल में होगा, कोई कॉलेज में होगा। ये सबकी उम्र देखिए आप। क्या 12,000 में ये अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं? अगर अपना मकान ना हो, किराए पे रह रहे होंगे, तो उस 12,000 में पूरे महीने में राशन चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है आज की महंगाई में। आने वाले, कहते हैं बच्चे देश के भविष्य होते हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मेरा मतलब है पैसों की बात कर रहा हूँ। और अपने बच्चों के लिए क्या करके जा सकते हैं? इनको ना पेंशन मिलना है, ना ये अपना सेविंग कर सकते हैं, ना बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। 100 रुपये सरसों तेल और 100 रुपये पेट्रोल डीजल और सीएनजी भी 100 रुपये में पहुँच गई है, जिसकी वजह से आप तेल पे मत जाइए। उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और महंगाई की वजह से 60 रुपये किलो बैगन और 80 रुपये किलो टमाटर खा पाएंगे आप? नहीं खा पाएंगे। खैर, मुझे लगता है कि आप लोग जो संघर्ष करते रहे, मैं तो ऑन कैमरा आपको शुभकामनाएं भी दूंगा, कीजिए, भगवान करे जल्दी से आप लोगों को कोई सुनवाई करने वाला मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि जिस लोकतंत्र में जनता ही राजा थी, और जिसको चुनते हैं वो इनके सेवक होते हैं, उन सेवक का कहीं अता पता नहीं होता। एक बार वोट मिल जाए, गद्दी पे बैठ जाए, फिर कोई सुनवाई नहीं होती है।
सोचिएगा ज़रूर, हो सकता है कल आप भी चिल्लाते हुए मिले और आपको भी दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नमस्कार।